जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ब्रिक के आंतरिक संरचना को जान गए थे कि ब्रिक के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग फुल वीडियो में पूरे क्लियर से हम लोग जान गए थे, खूब अच्छी तरह से। अब हम लोग आज देखेंगे जो ब्रिक का आंतरिक संरचना था, जो ब्रिक में नलिका था, जिसको हम लोग ब्रिक नलिका कहते हैं, उसी का एक दूसरा नाम था नेफ्रॉन। ठीक है, हम बताए थे आप लोगों को कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो इसी तरह का होता है। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, तो हम बताए थे कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। माने जो ब्रिक बना है वो नेफ्रॉन से ही बना है, और ब्रिक में जो काम होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ गया। आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के संरचना, कि नेफ्रॉन का संरचना कैसे है शरीर में, और इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से किस अंग का क्या नाम है, उसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरह से जानेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए पहले इस फिगर को। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इसका नाम नेफ्रॉन है, और इसको एक दूसरे नाम से ब्रिक नलिका के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि प्रत्येक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा लगभग 10 लाख। ठीक है, और दोनों ब्रिक में तो 10 गुना 20 यानी लगभग 20 लाख। समझ में आ गया। ब्रिक कितना होता है, दुइयन होता है, तो दुइयन में ब्रिक में ना कोई पूछेगा। चलिए, अब हम लोग ब्रिक का जो आंतरिक संरचना होता है उसमें जो ब्रिक नलिका पाई जाती है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन करते हैं, उसके संरचना को आज हम लोग जानेंगे। तो ब्रिक में सबसे जो नेफ्रॉन जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसमें से दो पतली पतली नसें निकली रहती है, जिसको हम एक को अभिवाही धमनिका कहते हैं और दूसरे को अपवाही धमनिका कहते हैं। ब्रिक में दो नली निकली रहती है, जिसे हम एक को अभिवाही धमनिका और दूसरे को अपवाही धमनिका कहते हैं। इसके नीचे ब्रिक जो धमनिका अपवाही और जो अभिवाही धमनिका निकली रहती है, जहां से उस जगह को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। आगे समझो, ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक संपुट जैसे आकार में होता है, खाली खोखले जैसे संपुट जैसे आकार में होता है। उस संपुट को हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। और ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, इन दोनों को मिलाकर हम एक साथ कहते हैं मैलपिगियन कोश। दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? मैलपिगियन कोश। समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, मैलपिगियन कोश से एक नली निकली रहती है जो कुंडलित आई रहती है। कुंडलित माने घूमकर, तो उस नली को हम लोग कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलित नलिका। यह कुंडलित नलिका आगे जाकर एक चाप बनाती है। क्या बनाती है? चाप मतलब प्रेशर, दब जाती है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि जितना पतला रहता है उसमें से कोई द्रव्य निकले तो प्रेशर से निकलता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी जो धूल पड़ जाता है ना, उसको ले जाते हैं लोग सफाई कराने, तो देखा होगा कि उसमें क्या होता है ना, जो पतला पाइप रहता है वो उसको बहुत चाप बना देता है, मतलब बहुत ज्यादा चाप बना देता है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे उसमें पानी गुजारा जाएगा ना, तो वो खूब ज्यादा प्रेशर से निकलेगा पानी, जिसके चलते गाड़ी हमारा साफ हो जाता है।
और समझे वही इस यहाँ पर भी एक चाप का निर्माण होता है, जिस चाप को हम लोग हेनले का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनले का चाप। इसी चापुआ को इन दोनों के बीच एक चाप उत्पन्न होता है, उस चाप को हम लोग हेनले का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनले का चाप। हेनले का चाप यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जो इधर से आया था ना, तो इसको हम लोग कहते हैं हेनले का अवरोही चाप, और जो घूम कर ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग कहते हैं हेनले का और हेनले का अधिरोही चाप। सॉरी यहाँ पे अवरोही हो गया, इसको और इसको हेनले का अधिरोही चाप, इसको हम लोग कहेंगे हेनले का अधिरोही चाप। ठीक है, तो हम बताया आप लोगों को कि क्या होता है कि इसमें एक चाप उत्पन्न होता है। चाप को अंग्रेजी में हम प्रेशर कहते हैं, तो इस प्रेशर को, इस चाप को हम लोग हेनले का चाप कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इधर वाले को हम लोग हेनले का अवरोही चाप और इसको हम लोग हेनले का अधिरोही चाप कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्लड आउट फिल्ट्रेशन को क्या मतलब, उसमें का अपशिष्ट पदार्थ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, और आगे जब बढ़ेंगे तो एक और कुंडलित नलिका दिखाई देगी। इस कुंडलित नलिका को हम लोग कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ मतलब कि दूरा, समझ रहा ना? दूरा पे मतलब यहाँ से ज्यादा दूर है ना, इसलिए इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर संग्राहक नलिका बनाती है। क्या बनाती है? संग्राहक नलिका। और ऐसे ऐसे कई नेफ्रॉन आकर इस संग्राहक नलिका से नलिका मिलकर आगे इससे जुड़ती है। ठीक है, और ये जहां पे आगे जुड़ती है इस नलिया को हम लोग कहते हैं सामान्य संग्राहक नली। सामान्य संग्राहक नली, समझ में आया? इस सामान्य संग्राहक नली में अनेक संग्राहक नलिका आगे जुड़ती है। जितना पाइप दिखाई दे रहा है ना, पाइप जैसा, इसी में संग्राहक नलिका ही आकर जुड़ती है। समझ में आ गया? तो अब जब इसमें से आ गया यूरिन छानकर, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आगे निकल कर, तो आकर इस संग्राहक नलिका में आ जाएगी, और यह संग्राहक नली नीचे आकर मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? मूत्रवाहिनी से। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मूत्रवाहिनी वृक्क के हाइलम से निकलती है। कहां से निकलती है? वृक्क के हाइलम से, और वहां से निकलकर, हाइलम से निकलकर, और मूत्रवाहिनी मूत्राशय से जाके जुड़ती है। और मूत्राशय में क्या होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, उसके साथ जल हो गया, या उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको? उम्मीद करते हैं कि ये नेफ्रॉन खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया। फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है फिगर बनाना, सिंपल है। ठीक है, और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग समझ लीजिए कि प्रत्येक साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको मतलब खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।